हेलो, वेलकम बैक। ब्रेक के पहले अपन ने रिलेवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग स्टार्ट किया था। मैंने आपको उसका मटेरियल कॉस्ट का चार्ट पढ़ाया था। मैंने बोला था मटेरियल के लिए एक रॉ मटेरियल एक्स यूज होगा हमारे प्रपोजल के लिए। तो रॉ मटेरियल एक्स की रिलेवेंट कॉस्ट कैसे एसर्टेन करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट सिचुएशन, एक बार देख लेते हैं। तो हमने देखा था रॉ मटेरियल एक्स अगर स्टॉक में नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। ये देखो यहाँ पे। फिर हमने देखा था स्टॉक में है पर वो बिजनेस में रेगुलरली यूज्ड है, तो एग्जिस्टिंग स्टॉक अगर हम लोगों ने यूज कर लिया तो हमें वापस दूसरे काम के लिए खरीदना पड़ेगा, तो परचेज प्राइस रिलेवेंट है। नॉट रेगुलरली यूज तो दो पार्ट, उसका कोई दूसरा यूज नहीं है, उसका कोई दूसरा यूज है। अगर कोई दूसरा यूज नहीं है तो वो केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट, डिस्पोजल कॉस्ट है, डिस्पोजल कॉस्ट नहीं है। कोई यूज भी नहीं है, डिस्पोजल कॉस्ट भी इनकर नहीं होता है, मतलब नो रिलेवेंट कॉस्ट। डिस्पोजल कॉस्ट है तो सेव हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेवेंट रेवेन्यू। फिर हैज अदर यूज, तो हम वो अदर यूज करो या फिर इसके लिए यूज करो। अदर यूज करते थे तो रिसेल से 2 रुपया, इससे 1.5 रुपया, दोनों में से हाईएस्ट हम कमाते थे। अगर हम प्रपोजल के लिए यूज करेंगे तो ये अर्न नहीं कर पाएंगे वो रिलेवेंट कॉस्ट। अगर समझो मैं बाहर से खरीदता हूँ तो 4 रुपए में मिलता है, इधर मेरा लॉस 2 रुपया, तो व्हिचएवर इज लेस मेरा नुकसान, ऐसा कुछ पड़ा था। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो 1.5 रुपए वाला कॉन्ट्रीब्यूशन है ये कैसे कैलकुलेट होता है। जैसे सपोज करो अगर हमारे पास में रॉ मटेरियल एक्स है, वो रॉ मटेरियल एक्स को हम लोग यूज करके फिनिश गुड्स ए भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, फिनिश गुड्स ए। वो जो फिनिश गुड्स ए बनाते हैं उसकी सेलिंग प्राइस 20 रुपया होती है, उसके लिए लेबर कॉस्ट 10 रुपया होती है, उसके लिए वेरिएबल ओवरहेड 5 रुपया होता है। 20, 10, 5 यानी 15 रुपया माइनस किया तो 5 रुपया मेरा क्या हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन। ये कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न हो रहा है अगर मैं रॉ मटेरियल एक्स को किसमें यूज करता हूँ, किसी और प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब मैं इतना रुपया कमा सकता हूँ, ये एग्जिस्टिंग स्टॉक से, करेक्ट। वो जो रहता है उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर यूज। जब अपन प्रैक्टिकल सम्स करेंगे ना तो उसमें आएगा। शायद आप मुझे डाउट भी पूछ सकते हो कि सर आपने इसमें एक्स का कॉस्ट तो माइनस किया ही नहीं। एक्स अपन पहले खरीद चुके हैं, वंस एक्सपेंस इज इनकर्ड इट इज सम कॉस्ट। एज ऑन डेट एक्स का कोई वैल्यू नहीं है, उसकी पहले की परचेज प्राइस हमारे लिए रिलेवेंट है ही नहीं। तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते समय इसीलिए हम एक्स की परचेज प्राइस माइनस नहीं करते। ओके, अब अपन स्टार्ट करेंगे दूसरा कॉस्ट एलिमेंट विच इज नोन एज लेबर। कौन सा, लेबर। आ जाओ फटाफट अपन लेबर पे बात करते हैं अभी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 1 2 3 4। लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट में हम कैसे बात करेंगे, हम जो प्रपोजल इवैल्यूएट कर रहे हैं उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर टाइप का लेबर चाहिए। वो जो पर्टिकुलर टाइप का लेबर है वो हमारे पास फैक्ट्री में अवेलेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, पहला चीज। दूसरा, उसकी वेजेस के मोड अलग अलग हो सकते हैं। तो हम रिलेवेंट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आ जाओ फटाफट इधर। लेबर कॉस्ट रिलेवेंट, हम लोग नॉर्मली जो एम्प्लॉय को वेजेस पे करते हैं, पीस रेट सिस्टम, पीस रेट with minimum guarantee, टाइम रेट सिस्टम। पहला आ जाओ पीस रेट सिस्टम। अगर हम पीस रेट सिस्टम की बात करते हैं तो हम लोग वेजेस कैसा पे कर रहे हैं, यूनिट वाइज पे कर रहे हैं। कैसा पे कर रहे हैं, यूनिट वाइज। तो जो मेरे प्रपोजल के लिए यूनिट रिक्वायर्ड है, यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड इनटू वेजेस पर यूनिट इज इक्वल टू रिलेवेंट कॉस्ट। दूसरा आता है पीस रेट विथ मिनिमम गारंटी। व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम गारंटी? मिनिमम गारंटी मतलब जैसे मैंने आपको बोला
आई विल पे यू ₹2 पर यूनिट और ₹10,000। अब इसमें क्या हुआ, अगर समझो आपने महीने में 4,000 यूनिट बनाए तो 4,000 इंटू 2 8,000 या 10,000, विच एवर इज हायर आई विल गोइंग टू पे यू, बरोबर। तो जब मैं गारंटी बोलता हूं मतलब मैंने मंथली कमिटमेंट दे दी है। ये जो मंथली कमिटमेंट दी उसके बेस पे दो कैटेगरी बना सकते हैं हम लोग, कवर्ड विद इन गारंटी नॉट कवर्ड विद इन गारंटी, कवर्ड विद इन गारंटी नॉट कवर्ड विद इन गारंटी, ऐसा दो पार्ट बन जाता है हमारे पास में। तो कवर्ड विद इन गारंटी के अंदर आते हैं। सपोज करो कि हमारे पास कैपेसिटी एक दिन की जो हम यूनिट्स बनाते हैं, हम लोगों ने एम्प्लॉय को बोला है कि वी विल पे यू वेजेस ऑफ ₹10,000 पर मंथ और ₹2 पर यूनिट। एग्जिस्टिंग में वो 2,000 यूनिट बना रहे हैं, तो 2,000 इंटू 2 4,000 और 10,000, तो हम उसको कितना पे कर रहे हैं 10,000। वी हैव ऑफर टू प्रोड्यूस एंड सेल 3,000 यूनिट्स। हमारे पास ऑफर कितने का है 3,000 यूनिट्स का। अगर 3,000 यूनिट्स का ऑफर है तो ध्यान से सुनो, पहले मैं 2,000 बनाता था, 3 और बनाऊंगा, टोटल कितने 5,000 यूनिट इंटू 2 10 और मिनिमम गारंटेड 10, तो 10 ही पे करूंगा। ऑफर आने के पहले भी मैं 10,000 पे कर रहा था, ऑफर के बाद भी 10,000 पे कर रहा हूं, ऑफर की वजह से वेजेस इंक्रीज हो रही है नहीं, इसको बोलते हैं कवर्ड विद इन गारंटी। क्या बोलते हैं इसको, कवर्ड विद इन गारंटी। यानी यहाँ पे रिलेवेंट कॉस्ट इज इक्वल टू निल, बरोबर। अब दूसरा, अगर मैं गारंटी में कवर नहीं होता हूं, उसके ऊपर चला जाता हूं, सेम एग्जांपल, 2,000 यूनिट बना रहा था, ₹2 के हिसाब से वेजेस देता हूं, 10,000 पर मंथ। I have offer of 5,000 units. 2 plus 5 will become 7. 7 into 2 14,000 और ₹10 14। ऑफर आने के पहले 10 पे करता था, ऑफर के बाद 14 पे कर रहा हूं, तो इंक्रीज कितना हुआ 4,000। तो मैं क्या बोलूंगा, एक्सेस अमाउंट इज रिलेवेंट कॉस्ट, करेक्ट। अब आ जाते हैं टाइम बेसिस। टाइम बेस्ड सिस्टम के अंदर अलग अलग होते हैं, अलग अलग सिचुएशन हो सकती है जिसके बेस पे टाइम बेसिस सिस्टम आता है। जब मैं बोलता हूं कि मैं टाइम बेसिस से पे कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, मैं आर्ली बेसिस दे रहा हूं, पर आवर एंड सो ऑन। इसमें दो सिचुएशन होती है, एक हमारे पास आइडल कैपेसिटी है, दूसरा हमारे पास आइडल कैपेसिटी नहीं है। दो सिचुएशन, idle capacity is there, no idle capacity is there। आइडल कैपेसिटी है हमारे पास, तो वो केस में हम लोग कैसा करेंगे, ये आइडल कैपेसिटी को हम डिसमिस पॉसिबल है, जब मैं बोलता हूं डिसमिसल पॉसिबल है और डिसमिसल पॉसिबल नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ, When I say dismissal is possible, it means जो मेरे पास एक्स्ट्रा लेबर है मैं उनको नौकरी से निकाल सकता हूँ। जब मैं बोलता हूँ डिसमिसल पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब मैं जो एक्स्ट्रा लेबर है उनको नहीं निकाल सकता। अगर मैं एक्स्ट्रा लेबर को निकाल सकता हूँ तो काम रहेगा तो रखूंगा, काम नहीं रहेगा तो नहीं रखूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास आइडल कैपेसिटी है पर डिसमिसल पॉसिबल है तो कॉस्ट कभी लगेगी जब मेरे पास काम आएगा, नहीं तो नहीं। यानी रिलेवेंट कॉस्ट इज एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड, रिलेवेंट कॉस्ट इज एक्चुअल अमाउंट
incurred. Relevant cost, amount paid और payable. दूसरा, डिसमिसल पॉसिबल नहीं है. डिसमिसल पॉसिबल नहीं है इसका मतलब अगर मेरे पास काम नहीं है तो भी मुझे पगार देनी पड़ेगी. तो उसमें दो सिचुएशन होती है. जैसे हम लोग एम्प्लॉय से टाइप कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको नौकरी पे रखा, मैंने बोला देखो भाई तुम्हारा काम है पढ़ाने का, पढ़ाओगे तो 20,000 पर मंथ, नहीं पढ़ाओगे तो 15,000 पर मंथ. तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट सिस्टम. क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल. समझो मैंने आपको बोला तुम्हारी पगार 20,000 है और पढ़ाओगे तो 20, नहीं पढ़ाओगे तो 15. आप बोले ऐसे तो चलता है सर, मैं तो 20 ही लूंगा, काम होवे नहीं होवे आपकी इच्छा. तो मैंने बोला ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट रेट. क्या हो गया? स्ट्रेट रेट. क्यों? काम है तो भी 20 देना है, काम नहीं है तो भी 20 देना है. बरोबर. यानी दो तरीके के होते हैं. यानी अगर मेरे पास डिसमिसल पॉसिबल नहीं है तो देयर आर टू सिस्टम्स. डिफरेंशियल रेट, straight. No other work, there is other work. No other work, there is other work. अगर मैं आइडल टाइम के लिए स्ट्रेट रेट से पे कर रहा हूं, किसे पे कर रहा हूं? स्ट्रेट रेट से पे कर रहा हूं. बरोबर. आइडल है एम्प्लॉय, पहले भी 20,000 दे रहा था, प्रपोजल आया काम करेगा तो भी 20,000 दूंगा. तो एक्स्ट्रा कुछ इनकर कर रहा हूं क्या? नहीं. यानी देयर इज नो रिलेवेंट कॉस्ट. समझो देयर इज नो अदर वर्क, डिफरेंशियल रेट पे कर रहा हूं तो काम करता है तो 20, नहीं काम करेगा तो 15. तो मैं अभी उसको कितना पे कर रहा हूं? काम नहीं है तो 15,000. जब काम आएगा तो कितना पे करूंगा? 20. तो एक्स्ट्रा कितना पे करूंगा? 5. तो डिफरेंशियल के केस में अगर नो अदर वर्क तो डिफरेंस अमाउंट इज रिलेवेंट कॉस्ट. यहां पे नो रिलेवेंट कॉस्ट और रिलेवेंट रेवेन्यू. अगर मैं स्टेट रेट से पे कर रहा हूं, आइडल रहेगा तो भी 20,000, काम करेगा तो भी 20,000. सपोज करो अभी रोज एम्प्लॉय आप आते हो, बैठते हो, चाय पीते हो, चले जाते हो, गप्पे मारते हो और मैं महीना एंड होने के बाद 20,000 देता हूँ. मेरा खून जलता है, 20,000 क्यों दूं क्यों दूं. फिर ये इधर सामने एक जमीन खाली थी, मैंने लेके रखी थी. तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला तू एक काम करना, तेरी बिल्डिंग बना ले क्लास की, बाद में तो बच्चे रहेंगे ही रहेंगे तेरे पास, आज काम नहीं है एम्प्लॉय के लिए. तो क्या हुआ? मैंने कहा ये अच्छा आइडिया है. तो मैंने वहां बिल्डिंग का काम चालू कर दिया. फिर आप रोज आते थे, चाय पीते थे, नाश्ता करते थे, चले जाते थे. मेरा रोज खून चलता था, अरे यार क्या अबे. तो मेरे दोस्त ने आइडिया वाला, अरे इन्हीं को लगा ना काम पे, पगार तो देता है ना 20,000, काम ही तो करवाना है. मैंने कहा हाँ ये अच्छा आइडिया है. तो मैंने आपको दूसरे काम पे लगा दिया. जब आप वहां काम करने लगे उसके बाद धनाधन मेरे पास एडमिशन्स बढ़े, टीचिंग का काम आया. आप बोले हम टीचिंग करेंगे, हम टीचिंग करेंगे. तो अभी आपने वहां गड्ढे खोद के रख दिए, खत्म तो करना पड़ेगा ना मुझे. तो ये जो नया प्रपोजल आया उसके लिए आप काम करोगे तो आपको तो पहले भी पगार देता था, अभी भी देता था, कोई टेंशन नहीं. पर आप जो अधूरा काम छोड़ के आए उसके लिए तो पगार देनी पड़ेगी. तो रिलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ अदर वर्क. रिलेवेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ अदर वर्क. बरोबर. अब यहां पर आते हैं डिफरेंशियल में. डिफरेंशियल में क्या, हम डिफरेंस तो पे करेंगे ही. डिफरेंस अमाउंट प्लस कॉस्ट ऑफ अदर वर्क इज इक्वल टू रिलेवेंट कॉस्ट. बरोबर. ये हमारी क्या हो गई? रिलेवेंट कॉस्ट.
वेरी क्लियर, समझे। वापस हम टाइम रेट से पे कर रहे हैं, आइडल कैपेसिटी है, आइडल कैपेसिटी को हम डिसमिस कर सकते हैं, तब तो टेंशन ही नहीं है, काम रहेगा तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो रिलेवेंट कॉस्ट विल बी अमाउंट एक्चुअली पेड व्हेन वी एम्प्लॉय देम। डिसमिसल पॉसिबल नहीं है तो हम उसको वेजेस के साथ पे करते हैं। डिफरेंशियल है स्टेट, अगर स्टेट पे करते हैं, काम नहीं है तो भी 20, काम है तो भी 20। तो अगर हमारे पास प्रपोजल आएगा तो रिलेवेंट कॉस्ट विल बी निल बिकॉज एनीवेज वी आर पे। डिफरेंशियल पे करते तो काम आएगा तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे, तो दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज रिलेवेंट कॉस्ट। अगर मैं दूसरा काम पे ऑलरेडी इनको लगा दिया और अभी जो ये काम कर सकते हैं एम्प्लॉय, वो वर्क आया मेरे पास, तो अभी वो दूसरा काम के लिए किसी और को लाना पड़ेगा, दैट विल बी रिलेवेंट कॉस्ट। बाकी इसको तो 20 पहले ही पे कर रहा था तो कोई टेंशन नहीं है मेरे को। समझो मैं काम नहीं था, ये दूसरा काम कर रहा था, तब इसको 15,000 पे कर रहा था। अब ये मेरे इसके लायक काम आया तो ये काम करेगा तो 20 पे करूंगा, तो 5 डिफरेंशियल तो पे करना ही पड़ेगा, प्लस वो अदर काम भी खत्म कराना पड़ेगा, तो दैट विल बी माय रिलेवेंट कॉस्ट। बरोबर। अब आगे आते हैं, आ जाओ इधर। नो आइडल कैपेसिटी, हमारे पास कोई आइडल कैपेसिटी नहीं है, तो अलग अलग सिचुएशन, ओवर टाइम, वेजेस पेड इज रिलेवेंट कॉस्ट। उसके बाद में एडिशनल एम्प्लॉय, wages paid is equal to relevant cost. Overtime and additional employee not possible. तो अब क्या करने का? So we will reduce production of अदर प्रोडक्ट। दूसरा जो प्रोडक्ट है उसका हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन रिड्यूस करेंगे। Therefore, contribution of that product lost is रिलेवेंट कॉस्ट। वो क्या हो जाएगी, रिलेवेंट कॉस्ट। बरोबर। जरा एक बार पूरा चार्ट देख लीजिए। देखो, ये देखो लेबर कॉस्ट यहां से चालू होता है, ये देखो लेबर कॉस्ट यहां से चालू होता है। लेबर कॉस्ट, पीस रेट विद गारंटी, टाइम रेट में कैपेसिटी है, आइडल कैपेसिटी नहीं है, आइडल कैपेसिटी है, डिसमिसल पॉसिबल, डिसमिसल नॉट पॉसिबल। नो आइडल कैपेसिटी तो ओवर टाइम करो, एडिशनल एम्प्लॉय या रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ अदर एम्प्लॉय, अदर एम्प्लॉय का प्रोडक्शन रिड्यूस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन। समझो अभी मेरे पास आइडल कैपेसिटी नहीं है और मेरा जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय दूसरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उस प्रोडक्ट से मैं 6 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन करता हूँ, तो इस एम्प्लॉय को वहां से लेके आऊंगा, तो 6 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट मेरी रिलेवेंट कॉस्ट, प्लस इसकी जो वेजेस दूंगा वो। करेक्ट। 6 रुपया मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस्ट उस प्रोडक्ट का, वो प्लस इसकी जो वेजेस, दोनों ऐड करूंगा तो मेरी क्या बन जाएगी, रिलेवेंट कॉस्ट। समझे बरोबर से? ये समझ में आया आपने को? पक्का? आप अभी ये सब रिवाइज करो, अच्छे से देखो कैसा क्या रहता है, उसके बाद बात करेंगे।